फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स लाई हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, देखते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्द अर्थ, धन तथा शास्त्र, वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्द ओकेस मतलब घरेलू तथा निमेश मतलब प्रबंध से मिलकर बने हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन होता है जिन्हें वे असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो अब क्या है, अब देखते हैं हम लोग विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा। एडम स्मिथ की परिभाषा क्या है? तो अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्वेश्चन ऑफ विल ऑफ नेचर को 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया था। कलराइन रस्किन तथा मोरिस जैसे अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के परिभाषा को यह कहकर आलोचना की है कि उन्हें अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया है, जो अनुचित है। डॉक्टर मार्शल की परिभाषा क्या है? तो अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उसका उपयोग करने से है। डॉक्टर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन 1890 में हुआ था। अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की परिभाषा को यह कहकर आलोचना की है कि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है, चाहे वे भौतिक हो या अभौतिक, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो अथवा ना हो। नेक्स्ट क्या है? तो रॉबिन्स की परिभाषा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवस्था का अध्ययन करता है। रॉबिन्स के उपयुक्त परिभाषाओं को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। रॉबिन्स की पुस्तक क्या है? तो एन डॉर्विन फ्रेजर, एली
एली जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स के परिभाषा का आलोचना यह कहकर की कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चयन का मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैमुअल्सन की परिभाषा। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इस वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य में उपयोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारों में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य से वृद्धि करने से है। उत्पादन के 4 मुख्य साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश के माध्यम से मनुष्य की आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से है। विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के प्रकार। नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैंगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है: व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। फ्रेंड्स, मेरी वॉल्यूम आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, वीडियो ये कर रही हूँ। काफ़ी फीवर है मेरे को, इस वजह से मैं कितने दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, बस शॉर्ट डालने जा रही थी। व्यक्तिगत उद्योग के अधिक आर्थिक क्रियाओं का
अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। अब देखते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, निर्धनता, मुद्रास्फीति का अध्ययन, वैशिष्ट अर्थव्यवस्था तथा समष्टि अर्थशास्त्र के दो अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था का संगठन से है जिसके अंतर्गत सभी नागरिक अपने आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा जीविकोपार्जन अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश अथवा राज्य के नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसकी आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे यह प्रकट होता है कि विशेष क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं। अब देखते हम लोग क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार। साधनों के स्वामित्व के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब क्या देखते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के अधीन स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने तथा उसको अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। सरकार लोगों के इस अधिकार की रक्षा करती है। इस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बाजार में मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा तय होती है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उद्योगों के बीच लाभ कमाने हेतु गला काट प्रतियोगिता प्राय पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा के प्रवर्तक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में सरकार को हस्तक्षेप की नीति अपनाए जाने का समर्थन किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था। समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका प्रादुर्भाव तक हुआ जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की विसंगतियां आ गई। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा सरकार समाज की प्रतिनिधि होती है।
इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति न होकर सामाजिक कल्याण होता है। आर्थिक न्याय एवं अवसरों की समानता इस व्यवस्था के मूल आधार हैं। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की प्रमुख उद्यमी होती है, जिस कारण प्रतियोगिता का अभाव होता है। इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूर्ण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री जॉन मेनॉर्ड किन्स ने सर्वप्रथम हस्तक्षेप की नीति को त्यागने के बाद की तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है तथा उसमें स्वस्थ प्रतियोगिता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार लोकतांत्रिक योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। इन योजनाओं में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के मुख्य कारण। स्वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र इतना मजबूत नहीं था कि वह केवल अपने दम पर राष्ट्र विकास का उत्तरदायित्व निभा सके। स्वतंत्रता के समय राज्य भी ऐसी अवस्था में नहीं था कि पूंजी पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय का विकास कर सके। इस काल में राष्ट्र के पास पूंजी उपलब्ध का अभाव था, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया जा सका। सरकार अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका कम ही रखना चाहती थी ताकि व्यापक रूप से फैले गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने हेतु भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। विकसित अर्थव्यवस्था जिन देशों की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है तथा वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,695 या उससे अधिक है, वह विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। विकसित अर्थव्यवस्था को उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है तथा यह देश निर्धन देशों की श्रेणी में आते हैं।
विश्व बैंक के विकासशील अर्थव्यवस्था को दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1046 से लेकर 4,095 डॉलर के बीच होता है। उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4,096 से $12,695 तक होती है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन आदि विकासशील अर्थव्यवस्था हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था निम्न कारणों के कारण कहा जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति वर्ष 3.7% था। वहीं आठवीं में बढ़कर वो हो गया कितना, 5.8% हो गया, जो कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद देश में विकास दर औसत लगभग हो गया कितना, 7% रहा। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादकता में भी काफ़ी सुधार हुआ है। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत में परिवहन, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का भार कम होता जा रहा है और सेवा क्षेत्र का भाग लगातार बढ़ रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। परिरक्षण किए हैं अग्नि तथा पृथ्वी जैसे मिसाइल विकसित कर लिए हैं। विश्व बैंक के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $995 या इससे कम है, उन्हें अल्प विकसित या निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था या अर्धविकसित देश वह है जहां प्रति व्यक्ति आय कम होता है, पूंजी का अभाव होता है, उत्पादन की विधियां पुरानी होती है तथा विकास की गति धीमी एवं स्तर निम्न होता है, जिनके कारण गरीबी, बेरोजगारी की समस्या व्यक्त होती है। परंतु ऐसे देशों में विकास की अपार संभावना मौजूद रहती है, जिसके भरपूर दोहन द्वारा यह देश अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। भारत के अर्धविकसित देश हैं। भारत में अर्धविकसित होने के निम्न विशेषताएं मौजूद हैं। प्रति व्यक्ति आय, कृषि की प्रधानता, आय तथा भूमि का असमान वितरण, जनसंख्या का बृहद आकार, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या, पूंजी निर्माण की निम्न दर, प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग, निम्न कोटि की मानव पूंजी, निम्न उपभोग स्तर।
कमजोर आर्थिक संगठन। नेक्स्ट क्या है, तो बंद और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें शेष विश्व के साथ आयात निर्यात की अनुमति नहीं होती। इसमें देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ही व्यापार संभव है। इस अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा देश घरेलू स्टॉक मार्केट में भागीदार नहीं बन सकता और लोग या निवेश केवल अपने लिए या देश स्तर पर ही निवेश कर सकती है। ब्राज़ील अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें शेष विश्व के साथ आयात व निर्यात संभव है। इसमें लोग और निवेशक विश्व बाजार में निवेश कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न कारणों से बंद अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। जैसे सबसे प्रमुख है भारतीय रुपये बंद मुद्रा है। यह केवल नेपाल और भूटान में ही प्रयोग लाया जा सकता है। विश्व के अन्य मुद्राओं के अपेक्षा RBI रुपये या विदेशी विनिमय दर पर अधिक नियंत्रण रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न कारणों से एक खुली अर्थव्यवस्था है। विदेशी निवेशकों हेतु भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से खुला है। भारत विश्व के तीसरे सबसे तेल आयात देश है। 1991 के आर्थिक नीति जिसके तहत उदारीकरण निजीकरण अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से खुला बना दिया है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य है तथा कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिसके तहत बिना किसी प्रतिबंध आयात निर्यात हो सक रहे हैं। भारत वर्तमान समय में एक खुली अर्थव्यवस्था का वाहक है। इसे बंद अर्थव्यवस्था कहना तर्कसंगत नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब के अनुसार आज भी भारत की छवि